दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई से जो है अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ जो है नया IAS यूट्यूब चैनल पर जो है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिकी पढ़ रहे हैं और आपको क्लास जो है पसंद आ रही है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे जो है डिस्कस करें, कमेंट करें और बताएं कहाँ कोई समस्या है। तो हम आपकी BPSC, UPPSC और BSSC की तैयारी के लिए समर्पित हैं और हर विषय के प्लेलिस्ट में जो है हम वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अपनी GS की तैयारी को मजबूत करने के लिए बराबर जो है चैनल से जुड़े रहें और वीडियोस देखते रहें। टॉपिक वाइज हर वीडियो टॉपिक वाइज आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, आप वहां जाएं और ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज हम उसी टॉपिक को लेके चलेंगे जो पिछली क्लास में हुआ था। तो हम फिजिक्स में पढ़ रहे थे दोस्तों, वायुदाब पढ़ रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था वायुदाब। क्या था हमारा टॉपिक? वायुदाब। ठीक है, तो अब वायुदाब हम देख रहे हैं। वायुदाब कह सकते हैं या वायुमंडलीय दाब कह सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग पढ़ रहे थे। वायु मंडलीय दाब, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लगभग कंप्लीट हो गया था और जो है कुछ चीजें बाकी थी। उदाहरण के तौर पे हमने आपको समझाया भी था कि किस तरह वायुदाब कहाँ पर कम काम करता है, कहाँ पर अधिक काम करता है। कैसे पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो ये जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से खाना देर में पकता है। और जब हम फाउंटेन पेन ऊंचाई पे ले जाते हैं तो स्याही बाहर निकल आती है। नाक से हमें खून आता है जब हम पहाड़ों पर जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं वायुदाब में अंतर की वजह से होती हैं। तो हमने देखा था किस तरह ये काम करता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि वायुमंडलीय जो दाब है इसके मापन के लिए कोई युक्ति भी बनाई गई है। उसको हम देखेंगे, जिसका नाम है वायुदाब मापी यंत्र। मतलब वायुदाब का मापन किससे करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे वायुदाब को किससे मापते हैं। तो वायुदाब को मापते हैं बैरोमीटर से। किससे मापते हैं? बैरोमीटर वो मापक यंत्र है जिसके द्वारा वायुदाब मापा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये सवाल पूछता है कि वायुदाब नापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है। तो ये कौन इस्तेमाल होता है? बैरोमीटर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर या वायुदाब मापी। अब देखिए, टॉरिसेली ने प्रयोग किया था। यहाँ पर आपको दो नाम जानना जरूरी है, टॉरिसेली और दूसरा नाम फोर्टीन। दूसरा नाम कौन सा है? फोर्टीन। टॉरिसेली के प्रयोगों के आधार पे फोर्टीन ने क्या किया, जो है वायुदाब मापी यंत्र बनाया। तो आप दोनों नामों को याद कर लीजिए। फोर्टीन ने इसको बनाया और किसके प्रयोगों के आधार पे बनाया? टॉरिसेली के प्रयोगों के आधार पे। क्लियर हुआ। इसीलिए इसको हम ये 14 का बैरोमीटर भी कहते हैं। वायुदाब मापी को हम क्या कहते हैं? 14 का बैरोमीटर। 14 का बैरोमीटर, ठीक है, ये नाम इसको दिया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब देखिए, इससे क्या होता है वायुदाब मापी से? इससे मौसम का भी अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, वायुदाब में अंतर की वजह से ही जो है मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वायुदाबी यंत्र से, इस वायुदाब मापी यंत्र से, इससे मौसम संबंधी घटनाओं का भी मापन नहीं, अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है। वायुदाब में अंतर की वजह से मौसम की बहुत सारी घटनाएं पता चल सकती हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मौसम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बैरोमीटर का। अब देखिए कैसे। ये देखिए, मान लीजिए वायुदाब मापी कोई यंत्र है। ठीक है, इसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है।
अगर मान लीजिए पाठ्यांक एकदम नीचे गिरता है, जैसे एकदम नीचे की तरफ पाठ्यांक गिरने लगा, पाठ्यांक क्या हुआ, एकदम नीचे की तरफ अचानक, यहाँ शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये बात कह रहा है कि एकाएक अगर जो है पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरे, अचानक नीचे गिरने लगे, एकाएक नीचे गिरे, तो कौन सी घटना होगी, ध्यान दीजिएगा, आंधी। इसका मतलब बहुत तेज से आंधी या तूफान आ रहा है। अगर ये पारा बहुत तेजी से नीचे गिरे या पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरे तो इसका मतलब तेज आंधी आने की संभावना है, तेज आंधी आने की संभावना है। तूफानी मौसम का संकेत देता है तेजी से पाठ्यांक का नीचे गिरना। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए पाठ्यांक, अगर यही पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो धीरे धीरे नीचे गिरने का मतलब हुआ, अगर देखा जाए, अगर पाठ्यांक जो है गिरता है नीचे लेकिन धीरे धीरे नीचे गिरे तो किस मौसम का संकेत होगा, वर्षा का। किसका संकेत होगा, वर्षा का। क्लियर हुआ। अगर अचानक तेजी से गिरता है तो तूफान का या आंधी का, और धीरे धीरे नीचे गिरे तब क्या होगा, ये किसका संकेत होगा, बारिश का संकेत होगा। और धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है, अब एक कंडीशन बची है कि धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ रहा है। अगर पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो किस तरह के मौसम का संकेत मिलता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने का संकेत। मतलब वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो बैरोमीटर है, ये मौसम के पूर्वानुमान के लिए भी एक तरह से यंत्र का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर देखिए पाठ्यांक अचानक तेजी से गिरे, पाठ्यांक अचानक तेजी से गिरे, इसका मतलब ये हो गया कि तेज आंधी और तूफान की संभावना है। अगर पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरे तो इसका मतलब बरसात की संभावना। और अगर पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठे तब क्या संभावना है कि दिन मौसम साफ रहेगा। क्लियर हुआ, तीन सिचुएशन ऐसी हो सकती है। अब देखिए वायुदाब मापी तो आपने देख लिया। अब मान लीजिए किसी द्रव का इस्तेमाल न किया जाए, वायुदाब मापी यंत्र में जो है पारे का प्रयोग किया जाता है, और ये जो है इसका निपटान भी कठिन होता है और इसको हर जगह ले जाना भी मुश्किल होता है क्योंकि लिक्विड होता है। ठीक है। अब देखिए एक फिर दूसरा जो है, दूसरा इसके लिए एक जो है मापक यंत्र बनाया गया है, निद्रव वायुदाब मापी। निद्रव वायुदाब मापी। जो 14 के वायुदाब मापी में कमी थी, उसकी कमियों को दूर करके ये क्या बनाएगा, निद्रव वायुदाब मापी। वो बड़ा था साइज में, इसका क्या है, इसकी विशेषता क्या है, अगर 14 के वायुदाब मापी यंत्र या बैरोमीटर यंत्र में कोई कमी थी उसको दूर इसमें किया गया, तो क्या क्या किया गया होगा, उसका आकार बड़ा था तो इसका आकार जो है छोटा किया गया। आकार क्या किया गया, छोटा किया गया। पोर्टेबल बनाया गया। पोर्टेबल मतलब कहीं भी ले जाया जा सकता है, आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। अपेक्षाकृत बैरोमीटर का जो साइज था वो क्या था, बड़ा था। ठीक है। तो ये एक तो आकार में छोटा है, पोर्टेबल है, कहीं भी ये ले जाया जा सकता है। इससे ऊंचाई भी मापते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई मापन में भी निद्रव वायुदाब मापी यंत्र का प्रयोग होता है। ऊंचाई मापने में भी अल्टीट्यूड भी मापा जाता है। इसलिए एक जो है, आप याद रखिएगा, जब आपको मापक यंत्रों के मिलान के लिए प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा अल्टीमीटर किसके लिए प्रयोग होता है। तो ये तुंगता को ही हम क्या कहते हैं, ऊंचाई।
तुंगता मापने हेतु, ये भी क्लियर हो गया। मतलब अल्टीमीटर जो यंत्र होता है, मापक यंत्र होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तुंगता या ऊंचाई मापन के लिए। क्लियर हुआ? तो ये जो है एक तरह से क्या है, निद्रव वायुमंडल दाब मापी है। ये बैरोमीटर की कमियों को दूर करने हेतु जो है इसका प्रयोग किया गया, इसकी खोज की गई। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद आपको क्या समझना है, मानक वायुमंडल दाब होता क्या है। देखिए दो यंत्रों को आपने देख लिया दोस्तों। अब हमको ये देखना है कि मानक जो वायुमंडल दाब है वो क्या है, इसको हमें समझना है। ठीक है, हमको क्या देखना है, मानक वायुमंडलीय दाब। मानक वायुमंडलीय दाब मतलब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर क्या है, ये हम देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या है। अब देखिए पारे से आप अगर पारे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पारे से आप इसको मापते हैं। तो अगर मिलीमीटर में निकाला जाए तो 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर पारे का दाब, मतलब 760 मिलीमीटर या 76 या 76 सेंटीमीटर। ये जो है पाठ्यांक का स्टैंडर्ड मापन है जो पारे के दाब में जो है मापा जाता है। मतलब पारे में अगर जो है इसका पाठ्यांक 76 सेंटीमीटर है तब ये क्या होगा, स्टैंडर्ड दाब होगा, या इसी को हम 760 या जो है 760 मिलीमीटर कह सकते हैं। दोनों एक ही बातें। यही है हमारा मानक वायुमंडलीय दाब। अब देखिए आप सोचते होंगे कि इसका प्रयोग किया जाता है, अगर पानी का प्रयोग किया जाए, पानी का प्रयोग अगर हम इसमें बैरोमीटर में करते हैं तो क्या पैमाना, किस पैमाने के अंतर्गत हम देखेंगे या क्या पाठ्यांक आएगा उसको देखते हैं। अब देखिए अगर ये पारे में है तो आप पता है आपको इतना है, और पानी अगर होगा तब क्या होगा। अगर यही देखिए सेंटीमीटर तो आ ही गया है, मीटर में भी निकाल लेंगे, अगर मीटर निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.76 मीटर आएगा। मतलब किसी में भी आपको बताना हो 760 मिलीमीटर हो, चाहे 76 सेंटीमीटर हो, चाहे 0.76 मीटर हो, ये तो हो गया पारे में। अब अगर यही जो है पानी में होगा तब इसकी ऊंचाई क्या होगी, 10.33 मीटर, मतलब काफी ज्यादा। अगर पानी में इसका पाठ्यांक निकाला जाएगा, पारे की जगह पानी के माध्यम से निकाला जाएगा तो कितना होगा, 10.33 या 10.33 मीटर इसका पाठ्यांक आएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए ऐसा क्यों होता है, बैरोमीटर में जो द्रव की ऊंचाई होती है ये द्रव के घनत्व का सीधा क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि घनत्व के समानुपाती द्रव की ऊंचाई होती है, जो नली होती है जिसमें जो है वायु दाब मापा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए मानक वायुमंडलीय दाब हमने समझ लिया। अब देखिए इसके बाद हमको क्या समझना है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम क्या देखेंगे, दाब देखेंगे। ठीक है, आइए दाब देख लिया जाए। प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर, दाब, प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को हम हटा देते हैं, ये कंप्लीट है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए दाब को समझने का प्रयास करते हैं। दाब है क्या, बस एक लाइन में आप समझने का प्रयास करिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल। प्रति एकांक मतलब मान लीजिए ये है
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल मतलब वह बल जो प्रति एकांक क्षेत्रफल लगता है वो क्या कहलाता है? प्रेशर या दाब कहलाता है। एक लाइन में इसको समझ लीजिए। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। इसका मतलब दाब मतलब क्या हुआ? दाब मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल मतलब बल तो लग ही रहा है, तो बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लगाया जा रहा है वही क्या है? प्रेशर है, मतलब P है। P क्या है? F बटे A। F बटे A मतलब फोर्स बाई एरिया। क्लियर हुआ? दाब में कोई समस्या? दाब क्या है? वह बल है जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाता है या लगता है। इसको कैसे निकालेंगे? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? चलिए, इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए, बल का मात्रक न्यूटन है मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? बल का मात्रक न्यूटन है, मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? क्षेत्रफल का। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा मात्रक किसका? दाब का। तो दाब की परिभाषा हो गई, दाब का सूत्र हो गया और दाब का मात्रक हो गया। क्लियर हुआ? कोई समस्या नहीं होगी आपको? ठीक है, इनको क्लियर करते चलिए। छोटी छोटी वन लाइनर चीजें हैं, इसको जो है आप देखते चलिए। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब हमें ज्ञात करना होगा। द्रव के अंदर, द्रव के अंदर मान लीजिए ये किसी बिंदु पर बात हो रही है, इस बिंदु पर द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, इसका एक सूत्र होता है। अगर आपको ये देखना हो कि किसी भी बिंदु पर कितना, इसका कितना दाब होगा, इसका कितना दाब होगा, इस पॉइंट पर कितना दाब होगा, तो इसका क्या है? एक सूत्र है। द्रव के स्वतंत्र तल से h गहराई पर स्थित किसी भी स्वतंत्र तल, क्या हो गया? ये स्वतंत्र तल हो गया। इससे किस जो भी गहराई है इस पॉइंट की, मान लीजिए ये h गहराई है, ये गहराई क्या है? h है। ठीक है, तो ये कह रहा है h गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव के कारण जो दाब लगेगा वो कैसे निकाला जाएगा? प्रेशर कैसे निकाला जाएगा? इसमें होगा h मतलब ये लंबाई गुणे d गुणे g। ये क्या है? h क्या है? h इसमें क्या है? लंबाई है। मतलब ये किसी भी बिंदु पर लगने वाला बल हम निकाल रहे हैं। द्रव के किसी बिंदु पर क्या बल लगता है वो हम निकाल रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो ये जो है क्या हो जाएगा? दाब। दाब P बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे D से क्या? D से क्या होगा? ये जो द्रव है इसकी बात हो रही है, इसके घनत्व की बात हो रही है। द्रव का घनत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्रव का घनत्व। और ये G आपको पहले से पता है कि G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। मतलब लंबाई गुणे द्रव का घनत्व गुणे G मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ये जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर दाब पता चल जाएगा कि इस बिंदु पर द्रव का दाब कितना है, इस बिंदु पर द्रव का दाब कितना है। बहुत आराम से स्वतंत्र तल से आप ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए उस बिंदु की। दूसरी चीज, उस द्रव का, जिस द्रव की बात हो रही है, अगर जल है तो जल, और कोई द्रव है तो उस द्रव की बात होगी, उसका घनत्व क्या है ये निकालेंगे हम, उसका गुणा करेंगे, फिर गुणा करेंगे किस चीज का? गुरुत्वीय त्वरण का। क्लियर हुआ? तब जो प्राप्त होगा वो हमें द्रव के अंदर उस बिंदु पर दाब प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमें देखिए कुछ अलग अलग चीजों को देखना होगा। द्रव की बात हो रही है चूंकि, और कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, द्रव के अंदर क्या क्या नियम काम करता है, किस तरह काम करता है, वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि सॉलिड हो चुका है, ठोस हो चुका है, अब द्रव हम पढ़ रहे हैं। जो विभिन्न गुण है, विभिन्न नियम है, वो हमको देखना है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है
उत्प्लावन, उत्प्लावन बल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट। उत्प्लावन को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, या इसको हिंदी में उच्छेद कह सकते हैं, उच्छेद। आप सारी चीज समझ लीजिए, उत्प्लावन बल भी कह सकते हैं, अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं, उच्छेद समझ सकते हैं। अब ये है क्या दोस्तों? ये है क्या? अब ये कह रहा है कि अगर उत्प्लावन बल में क्या समझना है आपको? अगर ये जो है कोई वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे ये द्रव है, मान लीजिए तालाब ही है या समुद्र है, ठीक है, ये जल है, हम जल के तल को देखते हैं, कोई वस्तु इसमें डुबोई जाती है, ठीक है, कोई वस्तु इसमें डुबोई जाती है, तो इस वस्तु के भार में कमी आ जाती है, आपको पता ही है। अगर कोई वस्तु पानी में डुबोई जाएगी तो उसके भार में कुछ आभासी कमी जरूर होगी, ठीक है, कुछ आभासी कमी जरूर होगी। अब देखिए भार में ये जो आभासी कमी होती है, ये क्या होती है? ये नीचे से, ध्यान दीजिएगा, नीचे से ये बल लगता है। कौन सा बल होता है? एक बल के कारण ये जो है काम करती है। कमी कैसे काम करती है? एक बल के द्वारा। जैसे ये आप देखिए, कोई भी वस्तु देख लीजिए, ठीक है, कोई भी वस्तु देख लीजिए, अब इस पे नीचे की तरफ से एक बल काम कर रहा है, नीचे की तरफ से क्या कर रहा है? एक बल काम कर रहा है, और ये वस्तु की भार में क्या करता है? वास्तविक कमी नहीं करता, आभासी कमी करता है। मतलब उस समय के लिए जो है वो कमी आभासी प्रतीत होती है। और वो क्या होता है? वो किस कारण होता है? जो द्रव द्वारा जो है उस वस्तु पे ऊपर की ओर बल लगता है। मतलब वस्तु तो नीचे की तरफ बल लगा रही है, गुरुत्वीय बल की वजह से वो नीचे की तरफ बल लगा रही है, लेकिन उत्प्लावन बल किस तरह काम करता है? ये नीचे से ऊपर की तरफ लगता है उस वस्तु पर। और कितना होता है ये? जो वस्तु के भार में आई हुई आभासी कमी है उसी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वस्तु के भार में आई हुई आभासी कमी के बराबर एक बल ऊपर की तरफ काम करता है। इसी को हम उत्प्लावन बल या उच्छेद बल कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट या उत्प्लावन बल। कोई कंफ्यूजन? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? जब हम कोई वस्तु पानी में डुबोते हैं या कोई वस्तु किसी द्रव में हम डुबोते हैं तो होता क्या है? नीचे से एक तो बल तो गुरुत्वीय बल काम करता है, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, और एक बल जब पानी में आप उसको रखते हैं या किसी द्रव में रखते हैं तो नीचे से उस वस्तु पे ऊपर की तरफ फेंकता है। कहते नहीं पानी फेंक रहा है, पानी नीचे से फेंकता है। जैसे आप कुएं में कूद जाएं या कभी पानी में कूदते तो एक बार तो आप नीचे जाते हैं, अपने गुरुत्वीय बल की वजह से नीचे जाते हैं, और एक झटके से आप कूदे हैं उस दबाव की वजह से भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? जल जो है या पानी नीचे से आपको ऊपर की तरफ फेंकता है। ये क्या है? ये एक आभासी कमी जो आपके भार में महसूस होती है पानी में तैरने के दौरान, उसी कमी के बराबर ये अपथ्रस्ट नीचे से ऊपर लगता है या उत्प्लावन बल लगता है। बस सिंपल सी बात है, नीचे से ऊपर लगने वाला बल जो एक आभासी कमी के बराबर होता है, जो उस वस्तु में द्रव में डुबोने के बाद आती है। क्लियर हुआ? उत्प्लावन बल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम आर्किमिडीज का सिद्धांत देखेंगे। आर्किमिडीज बहुत बड़े विद्वान थे, इनका सिद्धांत जो है प्लवन के बारे में है, ठीक है, द्रव में डूबी हुई वस्तुओं के बारे में, प्लवन के बारे में है। इनको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, ठीक है। देखते हैं दोस्तों कि ये क्या कहते हैं। तो ये कह रहे हैं, अब एक चीज ये और कह रहे हैं, उत्प्लावन बल में यह है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में या जल में डुबोई जाती है तो उसके भार में एक आभासी कमी प्रतीत होती है। ये कमी उस वस्तु पर नीचे की तरफ से जो द्रव बल लगाता है उसके बराबर होती है। ये तो उत्प्लावन बल हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो उत्प्लावन बल हो गया। अब देखिए इनका कहने का एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे बर्तन में हमको इसको देखना पड़ेगा। एक बर्तन लेते हैं हम, बीकर, और बीकर में क्या है? यहाँ एक, या मान लीजिए नली छोड़ दीजिए, इसको ऐसे बना लेते हैं। एक बीकर है, ये पानी जल से पूरी तरह से
भरा हुआ है, जल से पूरी तरह से ये भरा हुआ। अब मान लीजिए इसमें लकड़ी का एक टुकड़ा हम डालते हैं, एक जो है लकड़ी का ठोस टुकड़ा डुबोते हैं। ये हमने एक टुकड़ा इसमें डुबो दिया। चलिए इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। ये लकड़ी का टुकड़ा हो गया आपका। ये लकड़ी का एक टुकड़ा आपने इसमें डुबो दिया इस बर्तन में जो जल से पूरा भरा हुआ है। अब दोस्तों क्या होगा, उत्प्लावन बल आप समझ चुके हैं कि ये जो है इस वस्तु के भार में आभासी कमी प्रतीत होगी, आभासी कमी प्रतीत होगी। और ये आभासी कमी किसके बराबर होगी, ये जो नीचे से ऊपर की तरफ बल लग रहा है इस वस्तु पर, इसको कहते हैं उत्प्लावन बल। इसके बराबर ये कमी महसूस होगी। ये तो क्लियर है उत्प्लावन बल की परिभाषा के अनुसार। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये वस्तु डुबोई जा रही है, ये वस्तु जो है क्या करती है, डुबोने के बाद ये जो है अब क्या करती है, कुछ अपना जो है पानी नीचे गिराती है। मतलब क्या है कि द्रव को हटाती है। अगर आप यहाँ पर जो है पूरा भरा हुआ है तो मान के चलिए कि जब आप इस पर डुबोएंगे तो ये पानी थोड़ा सा छलक के क्या होगा, नीचे गिरेगा। अगर आप इसे बर्तन में ले लीजिए तो कुछ पानी यहाँ नीचे गिरेगा, या मान लीजिए यहाँ अगर पाइप लगा देते हैं तो जब आप इसको डुबोएंगे तो ये है थोड़ा सा पानी से नीचे गिर जाएगा। अब इसका मतलब है कि इस वस्तु ने इतना द्रव्य रिप्लेस किया या हटाया, इतना द्रव्य इसने हटाया। अब ये द्रव का भार कितना होगा, अब ये बता दीजिए, ये द्रव जो इसमें इकट्ठा हुआ है इसका भार कितना होगा। ये भार जो है उत्प्लावन बल के बराबर होगा, यही कमी जो है प्रतीत होगी। मतलब उस वस्तु के भार में जो आभासी कमी प्रतीत होती है उतनी ही जो है कमी के बराबर वो है बल, जितनी कमी महसूस होती है उतनी ही कमी के बराबर द्रव को वो वस्तु रिप्लेस करती है। मतलब हटाए गए द्रव के बराबर, भार के बराबर होता है। ठीक है, क्या मतलब निकला इसका कि वो जो आभासी कमी है वो किसके बराबर होती है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अगर आप इसका वेट करेंगे और उस वस्तु की आभासी कमी को कैलकुलेट करेंगे तो आपको दोनों बराबर समझ में आएगी। मतलब उत्प्लावन बल, उत्क्षेप बल क्या है कि वस्तु पर ऊपर की तरह काम करता है जब वस्तु डुबोई जाती है पानी में। क्लियर समझिएगा, पानी में या जल में या द्रव में कोई वस्तु डुबोई जाती है तो वो जो उत्क्षेप बल काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट में ऊपर की तरफ वस्तु पे काम करता है। ठीक है, ये बल कितना होता है इसको मापेंगे कैसे, उस वस्तु के भार में जो आभासी कमी है उसी के बराबर ये होता है बल। ये क्लियर है। अब आर्किमिडीज में अलग क्या है, आर्किमिडीज ये कहते हैं कि जो है वो वस्तु जब डुबोने पे जो द्रव हटाती है, रिप्लेस करती है। जाहिर सी बात, अगर बर्तन भरा है आप उसमें वस्तु को डुबोएंगे तो कुछ न कुछ भाग जरूर द्रव का बाहर छलकेगा। जितना द्रव बाहर छलकता है या जो द्रव का भार होता है वही क्या होती है, आभासी कमी होती है उस वस्तु के भार में। ये उसी को कोरिलेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ, इसी को ये क्या कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं आर्किमिडीज। ठीक है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है वो कमी। वस्तु के भार में आई हुई आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती। एक लाइन में समझना है तो समझ गए आप। ठीक है, अब ये आपका क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसी के साथ प्लवन। प्लवन का सिद्धांत, प्लवन मतलब तैरने का सिद्धांत। प्लवन का सिद्धांत, प्लवन का सिद्धांत, प्लवन का सिद्धांत कैसे काम करता है, मतलब कोई वस्तु कैसे किसी द्रव में तैरती है ये हमको देखना है। अब देखिए प्लवन का सिद्धांत क्या है, किसी भी द्रव में ठोस वस्तु है, अगर किसी भी द्रव में, ठीक है, किसी भी द्रव में, किसी भी द्रव में जो भी ठोस वस्तु होती है, ठीक है, ठोस वस्तु डुबोई जा रही है, ठोस वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं, ये तो आप देख ही चुके हैं। दो बल कार्य करते हैं। दो बल कौन कौन से कार्य करते हैं, एक जो होता है वस्तु का भार, वस्तु का भार ये W होता है, जो क्या करता है, नीचे की ओर कार्य करता है।
मतलब ये वस्तु डुबोई गई है, ये वस्तु इसमें डुबोई गई, तो ये नीचे की तरफ काम करेगा। किधर काम करेगा? नीचे की तरफ। मतलब ये वस्तु का भार है ना, चाहे वो द्रव में डुबोई जाए या हवा में हो, वस्तु का भार नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये तो क्लियर हुआ। ये जल में भी इसी तरह काम करेगा। क्लियर हुआ? अब चलिए ठीक है, एक तो ये हो गया बल। दूसरा बल क्या हो गया? द्रव का उच्छेद। द्रव का उच्छेद, ये किससे हम दिखाएंगे? F से। ये बल है उच्छेद। ये क्या करता है? वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है। सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको बताई थी, उत्प्लावन बल। मतलब ये उत्प्लावन बल क्या करता है? उस वस्तु पर ऊपर की तरह काम करता है। मतलब एकदम विपरीत दिशा में दोनों बल लग रहे हैं। जो भार है वो नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर लग रहा है, और जो अपथ्रस्ट है या उत्प्लावन बल है या उत्क्षेप है, ये वस्तु पर नीचे से द्रव जो है लगा रहा है ऊपर की तरफ। ये क्लियर हुआ? दो बल आप देख लीजिए, उत्क्षेप F है, ये नीचे से ऊपर, और भार W जो है ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। ये एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए अब देखिए, आप इसके पहले ये देख ही चुके हैं कि जो द्रव हटाया गया है, ठीक है, जो द्रव हटाया गया है, आर्किमिडीज में भी आपने देख लिया कि इसके द्वारा जो द्रव रिप्लेस होगा, जो द्रव हटाया जाएगा, यही आभासी कमी होगी, और यही जो है उत्क्षेप बल का मान होगा। मतलब उत्प्लावन बल और आभासी कमी तो पहले ही आप देख चुके थे। आर्किमिडीज ने बता दिया कि जो है उत्क्षेप बल और आभासी कमी दोनों जो है एक बातें तो हैं ही, दूसरा जो द्रव का भार होता है वो भी इसके बराबर होता है। मतलब आभासी कमी, द्रव का भार और उत्क्षेप बल तीनों एक बराबर होते हैं। आपको यही समझना है, ठीक है? आप समझ चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आपको ये कंडीशन देखनी है कि किस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। आपको ये कंडीशन देखनी है W की और F की। प्लवन में देखना है कि क्या क्या कंडीशन हो सकती। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप देखने का प्रयास करिए। कोई वस्तु द्रव में डूबेगी या तैरेगी, ये किस पे निर्भर करेगा? निम्न दशाओं पर। निम्न दशाएं, आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अगर मान लीजिए W ज्यादा है F से, ठीक है, तब क्या होगा? ये मान लीजिए वस्तु है, ये जल है, ठीक है। अगर W बड़ा है F से, तो क्या होगा? जो नीचे लगने वाला बल है, वो क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। मतलब ये वस्तु का जो नीचे लगने वाला बल है W या भार, ये इस उत्क्षेप बल से, जो F है उत्क्षेप बल है, इससे ये प्रभावी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वस्तु ऑटोमेटिक क्या होगी? डूब जाएगी। मतलब एक कंडीशन ये है, W बड़ा है F से, तो इसमें क्या होगा? वस्तु डूब जाएगी। भाई भार अगर ज्यादा है और उत्क्षेप बल क्या है? कम है, उत्क्षेप बल क्या है? कम है, तो जाहिर सी बात है वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी, ठीक है। ये ऊपर इसको कम फेंक पा रही है, तो वस्तु डूब जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जो उत्क्षेप बल है ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर भी है, और वस्तु में हुई आभासी कमी के भी बराबर है। चलिए इसको आगे देखेंगे और अच्छे से। अब देखिए, अगर W बराबर है, अगर W बराबर कंडीशन में है, मान लीजिए उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ काम कर रहा है, भार नीचे की तरफ काम कर रहा है, और दोनों बल संतुलित हो गए, दोनों बल बराबर हो गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बराबर होने की कंडीशन में क्या होगा? वह वस्तु W बराबर F, वह वस्तु जहां है वहीं द्रव में तैरेगी। जहां वो वस्तु है वहीं वो तैरेगी, क्योंकि दोनों बल एक बराबर हो चुके हैं। नीचे वाला बल और ऊपर वाला बल संतुलित हो गया है, तो वस्तु अपनी जगह स्थिर होके वहीं तैरेगी।
अब एक कंडीशन और बनेगी, जैसे W बड़ा था, अब W छोटा हो गया F से, W क्या हो गया, F से छोटा हो गया, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब जो है जैसे ये कंडीशन आ गई कि ये जो है ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो ये क्या हो गया, अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो स्वतंत्र अवस्था में जब आप इसको छोड़ देंगे तब क्या होगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगी, वो वस्तु क्या होगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगी। मतलब ये बल कम काम कर रहा है, ये बल ज्यादा काम कर रहा है, तो ऊपर की ओर उठने का मतलब एकदम ऊपर उठने लगेगी, जैसे है वो नीचे दब रही है वो ऊपर उठेगी, नीचे नहीं दबेगी। मतलब क्या होगा, ये हमेशा ऊपर की तरफ प्रेशर इसका हावी रहेगा, उच्छेद बल क्या होगा, हावी रहेगा। मतलब अगर W जो है कमजोर है किससे, उच्छेद बल से, तो अगर आप स्वतंत्र अवस्था में वस्तु को छोड़ देंगे तो ऊपर उठती रहेगी, ठीक है। अब ये मतलब नहीं है कि ये वायु में उड़ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऊपर की ओर उठती रहेगी, क्योंकि जैसे ही नीचे वाला बल ऊपर काम करेगा, ज्यादा होगा, तो ये वस्तु ऊपर की तरफ ही उठेगी। ये 3 कंडीशन क्लियर है, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकती है अगर किसी भी ठोस को हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो। और इसमें कौन कौन से बल काम करते हैं, एक का बल काम करता है भार जो नीचे की तरफ काम करता है, और दूसरा जो बल होता है उत्प्लावन बल काम करता है, जिसको उच्छेद कहते हैं, F से उसको दिखाते हैं। ये किस तरफ काम करता है, उस वस्तु पर द्रव के द्वारा लगता है नीचे से ऊपर की तरफ। अगर दोनों बल संतुलित हो जाएंगे तब क्या होगा, वस्तु जो है तैरेगी। अगर भार ज्यादा होगा डूब जाएगी, और भार कम होगा, उच्छेद बल ज्यादा होगा, तो स्वतंत्र अवस्था में छोड़ देंगे तो ऊपर की ओर उठती रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या समझना है, किसी भी, देखिए अब किसी भी वस्तु का कितना भाग द्रव में डूबेगा ये कैसे पता चलेगा। अब मान लीजिए ये जैसे द्रव है, अब ये तो पता हो गया कि डूबेगा तैरेगा, लेकिन कितना भाग ठोस का कितना भाग डूबेगा या तैरेगा, ये कैसे पता चलेगा, कितना भार डूबेगा या तैरेगा ये कैसे पता चलेगा। ये क्या होता है, ये द्रव और ठोस के, ये कितनी मात्रा इसकी डूबेगी या तैरेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, द्रव और जो ठोस इसमें डुबोया गया है के आपेक्षिक घनत्व पर। मतलब इनका आपेक्षिक घनत्व क्या है, इसके आधार पर ये डिसाइड होगा। द्रव और ठोस का जो आपेक्षिक घनत्व है, इसके आधार पर ये डिसाइड होगा कि कितना भाग डूबेगा किसी वस्तु का और कितना भाग तैरेगा। ये कैसे डिसाइड होगा, इसके घनत्व से। अब ये निकालेंगे कैसे, अब देखिए, ठोस के डूबे हुए भाग का आयतन, ठोस के डूबे हुए भाग, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे का आयतन बटे क्या हो जाएगा, ठोस का कुल आयतन, ठोस का कुल आयतन या वॉल्यूम। ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ठोस का घनत्व बराबर ठोस का घनत्व या डेंसिटी बटे द्रव का घनत्व। जब ठोस द्रव में डूबे हुए ठोस का घनत्व निकाल लेंगे तो ठोस के डूबे हुए भाग का आयतन आपको क्लियर हो जाएगा। यही सूत्र है, आप याद रखिएगा। इस सूत्र से हम ये पता लगा सकते हैं दोस्तों कि कोई भी वस्तु किसी द्रव में किस मात्रा में उसका कितना भाग डूबेगा और कितना भाग तैरेगा। क्लियर हुआ। प्लवन का सिद्धांत आपका यही है और इसको जो है आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये हो गया कि अधिक घनत्व वाला अगर बल है, द्रव है, अगर कोई द्रव, ठीक है, अगर कोई द्रव अधिक घनत्व का है, अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का जो है कम भाग डूबेगा। इससे सूत्र से क्या निकलेगा कि ठोस का बहुत कम भाग डूबेगा। अगर द्रव का घनत्व ज्यादा है तो ठोस का कम से कम भाग डूबेगा। आपने सूत्र में देखा, ठीक है, कम से कम भाग डूबेगा, अधिक से अधिक भाग बाहर की तरफ ही रहेगा। और अगर कम घनत्व है वही उल्टा हो जाएगा। कम घनत्व वाले द्रव में
आपने देखा भी होगा, जिस द्रव का घनत्व ज्यादा होता है तो उसमें चीजें तैर, जैसे नमक की वजह से घनत्व द्रव का ज्यादा हो जाता है, तो जो समुद्र होता है वहां पर क्या होता है, समुद्र में तैरना अपेक्षाकृत आसान होता है। और एक सागर है जिसमें जो है आप लेटे भी रह सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं। ऐसा क्यों होता है, आपका कम से कम भाग क्यों डूबता है, क्योंकि द्रव का घनत्व बहुत ज्यादा है। वही चीज यहाँ कह रहा है, अगर अधिक घनत्व वाला द्रव है तो उसमें ठोस का कम भाग डूबेगा, कम घनत्व वाला द्रव है तो उसमें ठोस का अधिक भाग डूबेगा। अगर पानी की बात की जाए तो पानी और नमकीन पानी में ज्यादा नहीं डूबेगा ठोस का भाग, पानी में, साधारण पानी में ज्यादा डूबेगा। यही बताने का मकसद है, घनत्व मैटर करता है। घनत्व अधिक है अगर द्रव का तो ठोस का कम भाग डूबेगा, और पानी या जल का या द्रव का घनत्व कम है तो अधिक भाग डूबेगा। यही आपको क्लियर रखना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए द्रव और ठोस दोनों का घनत्व ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, मतलब घनत्व का कॉन्सेप्ट आप क्लियर समझ लीजिए। अगर द्रव का घनत्व और ठोस का घनत्व जो उसमें डुबोया गया है, मान लीजिए दोनों बराबर हो जाए, इतना नमकीन पानी हो या उसका घनत्व इतना ज्यादा कर दिया जाए कि वो बराबर हो जाए उस ठोस के जो उसमें डुबोया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो वस्तु तैरने लगेगी, उस द्रव में वो पूरी तरह से तैरेगी। ये है प्लवन का सिद्धांत। तो दोस्तों उम्मीद है इस समझ में आपको आया होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी समझ में आया होगा। उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और जरूर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो आप दोस्तों इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, उदाहरणों के माध्यम से और सवालों के माध्यम से, और इसको क्लियर कर सकते हैं आप। अगर कोई शंका है तो आप कमेंट करें, हम उसका तुरंत जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।